Assalamu alaikum class. Welcome to the third lecture of our series on the advent of Europeans in India. Today we are going to explore a crucial chapter in this historical journey, the rise of the East India Company. In our previous lectures, we discussed how various European powers began to establish their presence in India, driven by the desire of wealth, resources, and trade opportunities. Now we are going to take a deeper look at the East India Company, a key player that transformed from mere trading entity into a dominant colonial power in India. We will cover the formation of East India Company, its early activities in India, and how it earned privileges from Mughal emperors. We will also discuss the impact these developments had on India's political, economic, and social landscape, setting the stage for centuries of British influence and eventual control. By the end of this lecture, you will understand how the East India Company, how the company's strategic diplomacy, trade monopoly, and gradual political expansion laid the foundation for British rule in India. We will also discuss important events like the famous Farmans granted by the Mughal Emperor Purkishar, who solidified the company's foothold in India. So let's begin and understand the fascinating story of how the East India Company evolved from a business venture into one of the most powerful colonial forces in history of India. So आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आपको पता ही है आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है और आज ईस्ट इंडिया कंपनी पे हम बात करेंगे। तो जरा आप थोड़ा सा सोचिए कि 16th सेंचुरी का दौर है। दुनिया में जो है नए नए सफर हो रहे थे, नए तरीके ढूंढे जा रहे थे माल, तिजारत और दौलत इकट्ठा करने के। और ये वो जमाना था जब यूरोप के मुल्क एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए थे। हमने देखा कैसे पुर्तगाल और स्पेन जो नेवल एक्सपीडिशंस कर रहे थे और ढूंढ रहे थे कि हम कैसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बूस्ट करें। ओके, इस सफर में सबसे पहले जो है पुर्तगाल और स्पेन ने कदम रखा, मगर जल्द ही अंग्रेज भी इस खेल में शामिल हो गए। 1580 में जो फ्रांसिस ड्रेक है वो एक पायराइट भी था और वो क्या है समुद्र में एक्सपीडिशंस भी करता था, एक्सप्लोर करता था। तो उसने दुनिया का चक्कर लगाया 1580 में, और 1588 में अंग्रेजों ने स्पेन की ताकतवर जो फौज है स्पेनिश आर्माडा को शिकस्त दी। और ये दो वाकयात जो है, एक तो फ्रांसिस ड्रेक का दुनिया का चक्कर लगाना और स्पेन को शिकस्त देना, इन दो वाकयात से जो है अंग्रेजों के जज्बे को और ज्यादा बूस्ट मिला। उन्होंने समझा कि अगर पुर्तगीज और स्पेनिश ताजरों ने ईस्ट इंडीज एशिया से इतना मुनाफा करना सीखा है तो हम भी इस तिजारत का हिस्सा बन सकते हैं। 1599 में जो है कुछ ताजरों ने मिलकर मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी बनाई। इनका मकसद था वो भी ईस्टर्न ट्रेड का हिस्सा बन सके। और फिर आया एक इंतहाई अहम दिन 31 दिसंबर 1600। इस दिन क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर जारी किया जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से मशहूर हुई। ओके, क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर जारी किया जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से मशहूर हुई। इस चार्टर के जरिए अंग्रेजों को 15 साल के लिए ट्रेड राइट्स मिल गए। उनका असली मुकाबला पुर्तगीज और डच से था जो पहले से ही एशिया में जम गए थे, ओके, जिनके बारे में हमने डिस्कस भी किया। 17th सेंचुरी में पुर्तगीज का असर यूरोप और एशिया दोनों जगह कमजोर होने लगा, लेकिन एक नया खिलाड़ी मैदान में आ चुका था, डच। इनका सिर्फ एक मकसद था स्पेन और पुर्तगाल से बदला लेना, क्योंकि इन्होंने हॉलैंड पर हुकूमत की थी और ईस्ट इंडीज में अपनी कॉलोनीज और तिजारत को कंट्रोल में लेना। डच और इंग्लिश के पास भी जो है पहले से इनकी कंडीशन जो थी वो उतनी भी बेस्ट नहीं थी। तो 17th सेंचुरी के दौरान दोनों के दरमियान बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई, मगर आखिरकार एक मुकाबला तय हुआ जिसमें डच ने ईस्ट इंडीज पर ध्यान दिया और इंग्लिश ने इंडिया पे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कैसे डच फिर जो है इंडोनेशिया की तरफ रवाना हो गया और उन्होंने इंडिया को इग्नोर किया। तो अंग्रेज सबसे पहले इंडिया के साउथ और वेस्ट में आए। उनका सबसे बड़ा मकसद था टेक्सटाइल्स और दूसरे तिजारती माल को कंट्रोल में लेना। तो 1609 में कैप्टन हैवकिंस ने जो है जहांगीर के दरबार में वो पहुंचे, लेकिन पुर्तगीज की मुखालफत की वजह से वो सूरत में फैक्ट्री नहीं बना पाए। और 1611 में अंग्रेज मुसीलीपाटनम साउथ इंडिया में अपना पहला तिजारती मरकज बनाने में कामयाब हो गए। 1612 जो है ये दौर जो है इसमें क्या हुआ कि जो कैप्टन थॉमस बीस्ट था उसने पुर्तगीज को सूरत के समुद्र में हराया और 1613 में जहांगीर ने सूरत में इनको एक फैक्ट्री डालने की इजाजत दे दी। तो 1612 इनके लिए बहुत एक अहम मोड़ था। इनको मुगल एम्पायर जहांगीर की तरफ से फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली और 1615 से 1619 तक सर थॉमस रो जो है उन्होंने जेम्स फर्स्ट का साफिर बैंकर जो है वो इंडिया आया
थॉमस रो, तो उन्होंने आगरा, अहमदाबाद और बाकी जगह में फैक्ट्रीज की इजाज़त ले ली। लेकिन ये सब आसान नहीं था। अंग्रेज़ों को पुर्तगीज़ और डच का मुकाबला करना पड़ा, मगर फिर किस्मत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जब हम आगे जाते हैं तो ये मैंने आपको बोला कैसे इन्होंने यहाँ पे कदम रखा। 1662 में पुर्तगाल के बादशाह ने अपनी बेटी जो कैथरीन है, उनकी शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड से करवाई और बम्बई को जहेज में दिया, डोवरी में। ओके, और अब इनके पास बॉम्बे भी आया और 1668 में चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया, सिर्फ 10 पाउंड महाना के बदले। 1687 में सूरत का ट्रेड जो है वो सेंटर बम्बई शिफ्ट हो गया और यहाँ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मरकज बन गया। अंग्रेजों के दो बड़े दुश्मन थे, पुर्तगीज और डच, अब वो साइड हो गए थे। इसी असना में हमें जो मिलता है कि अंग्रेज जो है उन्होंने बंगाल पे भी अपना जो है कदम जमाना शुरू किया। बंगाल जो है उस वक्त मुगल एम्पायर का एक अमीर सूबा था, ये बहुत रिच था, फर्टाइल था और यहाँ बहुत सारा मतलब प्रॉस्पेरिटी थी। जहाँ का तिजारती निज़ाम बहुत मजबूत था और अंग्रेज सबसे ज़्यादा दौलत कमाने का प्लान बना रहे थे इसी एरिया से। क्या हुआ, 1651 में शाह शुजा जो बंगाल का गवर्नर था, उन्होंने अंग्रेज़ों को हुगली में फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी और 1686 तक आते आते अंग्रेज़ों और मुगलों के दरमियान लड़ाई हुई और मुगल फौज ने हुगली को तबाह कर दिया, लेकिन अंग्रेज जो है सतोनोती की तरफ भाग गए। 1690 में अंग्रेज़ों और मुगलों का सुलह हो गया और सतोनोती में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाने की इजाज़त मिल गई अंग्रेज़ों को और 1698 तक आते आते अंग्रेज़ों ने जो है गोविंदपुर, कालीकटा या सतोनोती का जमींदारी हक जो है 1200 रुपए के बदले खरीद लिया। उनको इन एरियाज की जमींदारी मिली। 1700 तक आते आते फोर्ट विलियम बनाया गया और कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी का मरकजी शहर बना दिया गया। बंगाल में कंट्रोल मिलते ही जो है अंग्रेज इंडिया पे अपना राज जमाने की तैयारी करने लगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि 1580 में फ्रांसिस ड्रेक ने दुनिया का चक्कर लगाया, 1588 में इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्माडा को हराया, 1599 में इंग्लिश मर्चेंट्स ने मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी बनाई, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया, 1609 में कैप्टन हैकन्स ने जहांगीर का दरबार विजिट किया, 1612 में थॉमस बीस्ट ने पुर्तगीज को हराया और सूरत की फैक्ट्री बनी, 1615 में सर थॉमस रो इंडिया आए और नए प्रिविलेजेस उनको मिले, 1662 में बॉम्बे इंग्लैंड को डोरी में मिला, 1668 में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड महाना के बदले दिया गया, 1686 में मुगल्स ने हुगली तबाह कर दिया, 1690 में इंग्लिश ने जो है सुतोनाती में वापस फैक्ट्री बनाई, 1698 में इंग्लिश ने जमींदारी 3 एरियाज की ली और 1700 में फोर्ट विलियम बना और कलकत्ता इंग्लिश का मरकजी शहर बना। तो यहां तक हमने जाना। तो अब मैं आपको इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने पैर जमा ही रही थी, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज द फुरकिशार का फरमान। 1615 का जमाना था, तो मुगल सल्तनत अब अपनी पुरानी शान से दूर होती जा रही थी। दिल्ली के तख्त पर बैठा जो बादशाह था फुरकिशार, जो कि बहादुर शाह का पोता था, इस दौर में मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। नए नए यूरोपियन पावर्स जो है अंग्रेज, फ्रेंच, डच भारत में अपने पैर जमा रहे थे। तो इस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना असर बनाना शुरू कर दिया था, जो मैंने आपको अभी बोला। उनका सबसे बड़ा मकसद था ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना, नई सुविधाएं पाना, ताकि उनका जो है धंधा, उनका जो ट्रेड है और ज्यादा तेजी से बढ़ सके। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये थी कि हर जगह जो है लोकल मुगल अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ती थी, नए नए टैक्सेस देने पड़ते थे और नया जो उनका व्यापार था, ट्रेड था, वो स्मूथली नहीं चल रहा था। अब समझ लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ा गेम खेलना चाहती थी। तो ऐसे हुक्म यानी फरमानस लेना जो उनको पूरे हिंदुस्तान में बिना रुकावट के व्यापार करने दे। तो उनका एम ये था कि ये जो हमें हर जगह जो मुगल अथॉरिटीज है, चेक पोस्ट है, वहां पे टैक्स भरना पड़ता है, चेकिंग होती है, तो इससे जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथली नहीं चल रहा। तो बात यह हुई कि 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्पेशल मिशन तैयार किया, जिसमें सर जॉन सोरमन नाम का एक आदमी और उसके साथ उसके कुछ साथी थे, उनको दिल्ली भेजा गया। उनका काम था बादशाह फुरकिशार से व्यापार के लिए नए स्पेशल प्रिविलेजेस लेना। इस मिशन का असली जो मास्टरमाइंड था वो विलियम हैमिल्टन था, जो अंग्रेज डॉक्टर था। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर का इस मिशन से क्या काम, ठीक है। तो बात यह है कि जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तब बादशाह फुरकिशार एक बड़ी बीमारी से गुजर रहा था, उसके कई हकीम इलाज करने में नाकाम हो चुके थे। तब विलियम हैमिल्टन ने अपनी अंग्रेजी दवाओं से बादशाह का इलाज किया और उसकी जान बचाई।
फुर्किशार इतना खुश हुआ कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई फरमानस दे दिए, रॉयल प्रिविलेजेस दे दिए, जो कंपनी के ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ। तो अंग्रेज जो है इस फरमान को अपना मैग्ना कार्टा कहते हैं, ओके, क्योंकि ये उनका भारत में एक बड़ा जीत थी उनकी भारत में, मतलब फुर्किशार से फरमान लेना। ये फरमानस क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि ये फरमानस जो है बहुत सारी जगहों के लिए थे, मतलब बंगाल, गुजरात और हैदराबाद, वहां से इनका जो ट्रेड है वो स्मूथली चला। इस फरमान के अंडर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स फ्री कर दिए जाए, सिर्फ 3000 एनुअल टैक्स देना था इनको। तो इसकी वजह से तो इनको एज मिली बाकी ट्रेडर्स से, ओके। दूसरा, इस फरमान में क्या था कि उनको दस्तक जारी करने की परमिशन मिली, जिससे वो बिना रुकावट जो है सामान इधर उधर बेच सके। दस्तक मीन्स पासेस, दस्तक पे हम फिर आगे जाके थोड़ा इसको मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और क्या था इसमें कि उनको कलकत्ता के आसपास नई जमीन लेने की भी सुविधा मिली। हैदराबाद में उनको पुराने टैक्स फ्री व्यापार की सुविधा मिली, मतलब ये फरमान के अंडर ये प्रोविजंस है। मद्रास का जो है सिर्फ एक छोटा सा किराया इनको भरना पड़ा चेन्नई में, मद्रास में। हैदराबाद में जो है टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया गया इनके लिए। गुजरात में जो है सूरत के अंदर इनको सिर्फ 10,000 का एनुअल पेमेंट देना पड़ा, उसके बदले कोई और टैक्स नहीं देना पड़ा। और जो सिक्के कंपनी बॉम्बे में मिट करती थी, उनको पूरे मुगल एम्पायर में चलाने की परमिशन मिली, मतलब इनको ये परमिशन भी मिली कि ये कॉइन्स भी मीट कर सकते हैं इस फरमान के अंडर, ओके। इनके कॉइन्स को लीगलाइज किया गया, ओके। इनके हाथों में सीधे मॉनेटरी सिस्टम दिया गया। तो सोचो ये कितना बड़ा फायदा था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से अपने लिए अलग एक छोटी सल्तनत बना ली इस फरमान के अंडर, जिसमें वो बिना किसी इंटरफेरेंस के ट्रेड कर सकते थे। तो अब ये सोचना कि सिर्फ विलियम हैमिल्टन के इलाज की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमानस मिल गए, ये बात गलत है। हाँ, इलाज जरूरी एक रीजन था, लेकिन अंग्रेजों की जो डिप्लोमेसी थी वो भी कम नहीं थी। अंग्रेज जो है बादशाह फुर्किशार की जो है बढ़ चढ़ तारीफ करते थे, उनको नजराने भेजते थे, गिफ्ट्स भेजते थे, और उनके वजीरों को भी जो है बहुत ज्यादा मतलब गिफ्ट्स भेजते थे। वो समझ गए थे कि मुगल कोर्ट के अंदर पावर सिर्फ बादशाह के हाथ में नहीं, बल्कि उनके वजीरों और जो बाकी गवर्नर्स है उनको भी बहुत ज्यादा पावर है, तो वो उनको भी अपने कब्जे में ले रहे थे बहुत अरसे से। तो अब फुर्किशार के फरमानस का क्या फर्क पड़ा, आपको समझ आया होगा कि बंगाल कंपनी का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बन गया। तो बंगाल जो है सबसे अमीर प्रोविंस था, और जब कंपनी बिना किसी दिक्कत के हुगली, कासिम बाजार, पटना, राजमहल जैसे शहरों में व्यापार कर सकती थी, तो आप खुद सोचो उनको कितना फायदा आता होगा। दस्तक इस एक पास था जो सिर्फ कंपनी के लिए था। इसका मतलब था कि कंपनी बिना किसी और टैक्स दिए अपना माल इधर उधर ले जा सकती है। लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम आई कि कंपनी के कारीगर जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो भी बिना टैक्स दिए माल ले जाने लगे, जिससे लोकल मुगल ऑफिसर्स को लॉस होने लगा। और ये फ्यूचर में ये जो दस्तक की वायलेशन है, ये फ्यूचर में सिराजुद्दौला और नवाब मीर कासिम के साथ जंग का एक बड़ा रीजन बना। यही ये जो दस्तक है, इसका जो मिसयूज है। तो सोचो जब बाकी सब मर्चेंट्स मुगल एम्पायर को टैक्स दे रहे थे और सिर्फ कंपनी को एग्जेम्पशन मिला था, ये तो अनफेयर था ना। और यही वजह थी कि आगे चलकर बंगाल के नवाब्स और कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, जो बैटल ऑफ प्लेसी की लड़ाई तक पहुंच गए। तो ये था इनके बारे में। फाइन, तो आज हमने इनको डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। मैंने आपको क्या बोला अभी तक कि 1715 में जॉन सरमन जो है और विलियम हैमिल्टन का दिल्ली का मिशन, फुर्किशार से फरमान लेने की कोशिश। 1715 में विलियम हैमिल्टन ने बादशाह फुर्किशार का इलाज किया। 1717 में अंग्रेजों को बंगाल, हैदराबाद, सूरत के लिए व्यापार करने के नए प्रिविलेजेस मिले। 1717 में दस्तक का सिस्टम स्टार्ट हुआ। टैक्स फ्री ट्रेड की वजह से नवाब और कंपनी के बीच में कन्फ्लिक्ट भी शुरू हुआ। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया, जिसको हम बाद में देखेंगे, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हुई। और 1757 में फिर बैटल ऑफ प्लेसी भी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, वो हम आगे देखेंगे। बहरहाल जो है फुर्किशार के फरमानस ने अंग्रेजों के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया, जिससे वो बंगाल और बाकी हिंदुस्तान में अपनी पकड़ बनाने लगे। और उन्होंने जो है डिप्लोमेसी और समझदारी से मुगल बादशाह से वो सब ले लिया जो उनके व्यापार के लिए जरूरी था। लेकिन मुगल सम्राट ये नहीं समझ पाए कि यही अंग्रेज आगे चल के उनकी सल्तनत को तोड़ देंगे। सिराजुद्दौला से लेकर बहादुर शाह जफर तक जो है सब जो है ये वहां तक जो है पीक पे पहुंच गए थे जब उनका टाइम आया बहादुर शाह जफर का। ठीक है, तो ये फरमानस अगर नहीं मिलते तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतनी जल्दी ताकतवर नहीं होती। तो ये हमने जाना। फाइन,
आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कहीं पे भी कोई डाउट मिला रहा हो या एक्सप्लेनेशन की नीड हो, बाकी मैंने लगभग लगभग सारे फैक्ट्स जो है डिस्कस किए। आप इनको नोट से वैल्यू एडिशन भी कीजिएगा। बाकी डाउट्स को वेलकम, जहाँ पे कोई डाउट रहा हो वो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।